नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 का निबंध बाजार दर्शन पढ़ेंगे। यह निबंध गद्य खंड के अंतर्गत है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आरोह भाग 2 गद्य खंड का पाठ बाजार दर्शन पढ़ते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम लेखक जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय देख लेते हैं। बच्चों, शुक्लोत्तर युग के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ जनपद के कोड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेन्द्र कुमार रख लिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। जैनेन्द्र जी की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में उतर गए। नागपुर में इन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। इनके प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार से हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। रचनाएं। बच्चों, जैनेन्द्र जी की पहली कहानी खेल सन 1928 में विशाल भारत नामक पत्रिका में छपी थी। उनके उपन्यासों में परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध है। कहानी संग्रह में वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब है। नाटकों में नाटक टकराहट, निबंध संग्रह जो कि उनके विचार प्रधान और चिंतन प्रधान निबंधों की श्रेणी में आते हैं। उनमें प्रमुख रूप से प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्यिक का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम आदि थे। बच्चों, जैनेन्द्र जी की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। जैनेन्द्र जी की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का सरल व सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया है। ऐसा उपयोग अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुखर रूप से अभिव्यक्त किया है। भाषा। जैनेन्द्र जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा मनोवैज्ञानिक के अनुकूल अत्यंत सरल, सहज व प्रवाहमयी है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ यथा प्रयोजन उर्दू, फारसी व अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी अत्यंत सहजता के साथ प्रयोग हुआ है। उनका वाक्य विन्यास सरल तथा स्वाभाविक है। उनके संवाद छोटे, रोचक और कुटिल हैं। शैली। उनकी भाषा में कई प्रकार की शैलियां जैसे वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक आदि का प्रयोग होते हुए भी विचारात्मक शैली की प्रधानता रही है। वे सभी प्रकार के बिंबों का प्रयोग बड़ी सहजता के साथ करते हैं।
बच्चों, आइए अब हम बाजार दर्शन पाठ का प्रतिपाद्य जान लेते हैं। बाजार दर्शन, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यह एक निबंध है। इस निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद या बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के विपरीत बच्चों, बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गागों की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इसी क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। आइए बच्चों, अब हम पाठ का सारांश समझ लेते हैं। पाठ का सारांश हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर समझेंगे। बाजार दर्शन जो निबंध है वो प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर एक सूक्ष्म चिंतन इस निबंध के माध्यम से प्रकट किया गया है। लेखक ने सार रूप में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहला जो इनका तथ्य है वह है मित्र द्वारा फालतू खरीद। लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज देखने गए, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए। पूछने पर उन्होंने श्रीमती पर दोष थोपा। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। पैसा पावर है, इसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फूले नहीं समाते। उक्त मित्र ने भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया है। अगला बिंदु, बाजार का आकर्षण। फालतू खरीद एक अन्य कारण है बाजार का आकर्षण। पुनः इसको हम समझेंगे। फालतू खरीद का एक अन्य कारण यह है बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है। यह ऐसा जाल होता है कि बेहया ही हो ना फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। वह लुटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता ही है, परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को ना जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ता है। दूसरे मित्र का अनुभव। अगला अपना बिंदु क्या होगा? दूसरे मित्र का अनुभव। एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए तथा शाम को लौटे बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था लेकिन कुछ भी न ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और की चाहें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती है। अगला बिंदु है बाजार का जादू। इस निबंध का अगला बिंदु बच्चों आपको समझ में आएगा। बाजार का जादू इस प्रकार से है। बाजार का जादू रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली हो। खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है। सब चीजें खरीद लेने का मन होता है, परंतु ये जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती हैं। हाँ, इसमें स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है।
संसार की जकड़ भी बढ़ती है। जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाने के पहले मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य होना चाहिए। जब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। खाली मन और बंद मन में अंतर। अगला अपना क्या बिंदु है बच्चों? खाली मन और बंद मन में अंतर। खाली मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेगी ही। इच्छा का विरोध करना झूठ है। ये डांट देकर मन को बंद करना है। यह लोभ को जीतना नहीं, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना तो हठ योग है। इससे यह संकीर्ण और शुद्र होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। अतः हमें मन को बल पूर्वक न रोककर उसकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। अगला अपना बिंदु है निबंध का, वह है भगत जी का किस्सा। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं। जो ही 6 आने की कमाई पूरी हुई, वे शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। यह भगत शायद निरक्षर है, अनपढ़ है, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उनके सामने विवश हो जाता है। अगला बिंदु है पैसे की व्यंग्य शक्ति। पैसे की व्यंग्य शक्ति दारुण है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग्य की लीक उठती है कि हाय, तेरे पास ये मोटर क्यों नहीं? तूने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया? यह व्यंग्य शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग्य के सामने अजय रहता है? उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु यह सत्य है कि यहाँ तृष्णा, वहाँ बल नहीं। संचय ही तृष्णा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। अगला बिंदु है भगत जी का बाजार के बारे में दृष्टिकोण। एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख आते जाते हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहे या कहीं चांदनी बिछी रही तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। निबंध का अंतिम बिंदु है बच्चों बाजार की सार्थकता। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग्य दे जाते हैं, वे ना बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, ना बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन को और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है और अनीति शास्त्र है। तो ये हमने पढ़े बाजार दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर सारांश।
अब हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों पर नजर डालेंगे। एक अनुच्छेद आपके सम्मुख प्रस्तुत है, उस अनुच्छेद से कुछ प्रश्न और उत्तर का हम लिखने का अभ्यास करेंगे। फिर एक अन्य अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न अनुच्छेद के माध्यम से आपको दिए जाएगा, उसे आपको गृह कार्य के रूप में करना है। तो आइए अब हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी ले वह भी ले, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होता है। इसके प्रश्न इस प्रकार हैं बच्चों। बाजार का जादू आंख की राह किस प्रकार काम करता है, जिसका उत्तर आपको इस अनुच्छेद से ही ढूंढ करके लिखना होगा। इसका उत्तर इस प्रकार से है। बाजार का जादू हमेशा आंख की राह से इस तरह काम करता है कि बाजार में सजी सुंदर वस्तुओं को हम आंखों से देखते हैं और उनकी सुंदरता पर आकृष्ट होकर आवश्यकता न होने पर भी उन्हें खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आप भी बाजार के जादू में फंसे हैं? अपना अनुभव लिखिए जब आप ना चाहने पर भी सामान खरीद लेते हैं। हाँ, मैं भी बाजार के जादू में फंसा हूँ। एक बार एक बड़े मॉल में प्रदर्शित मोबाइल फोनों को देखकर मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। यद्यपि मेरे पास ठीक ठाक फोन था, फिर भी मैंने 24,000 रुपए का फोन किश्तों पर खरीद लिया। आप इसमें अपना स्वयं का अनुभव भी लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, बाजार का जादू अपना असर किन स्थितियों में अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो उत्तर होगा, बाजार के जादू की मर्यादा यह है कि वह तब ज्यादा असर करता है जब जेब भरी और मन खाली हो। जेब के खाली रहने और मन भरा रहने पर यह असर नहीं कर पाता। अगला और अंतिम प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग बाजार के जादू से मुक्त नहीं हो सकते हैं? तर्क सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा, जिन लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर होती है वे बाजार के जादू से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग अपने मन पर नियंत्रण न रख पाने और कमजोर इच्छा शक्ति के कारण बाजार के जादू का सरलता से शिकार बन जाते हैं। तो यह एक अभ्यास स्वरूप आपके उदाहरण प्रस्तुत था। अब एक अन्य अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, इसे पढ़कर आपको स्वयं इसके उत्तर देना है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई नहीं हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको पटल पर दिखाई दे रहे इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर नजर डालते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में सबसे पहले सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है। तो इसके 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं। बाजार के उपयोग का विवेचन, बाजार से लाभ, बाजार न जाने की सलाह, बाजार जाने की सलाह। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, बाजार के उपयोग का विवेचन। दूसरा है, लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? अपने पिता के साथ, अपने मित्र के साथ, पत्नी के साथ और अकेला। तो इन 4 विकल्पों में से सही है पत्नी के साथ। तीसरा है, बाजार के जादू को कौन सी इंद्रिय पकड़ती है? तो 4 इंद्रियों के यहाँ नाम है, आंख, नाक, जीभ और कान। तो आंख जो इसका सही उत्तर होगा। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? 4 इसके विकल्प हैं, लोभी, संतोषी, ईर्ष्यालु या मूर्ख। तो आपको निबंध पढ़ के समझ ही गए होंगे आप कि भगत जी संतोषी व्यक्ति हैं।
बाजार किसे देखता है? लिंग को, जाति को, धर्म को या फिर क्रय शक्ति को? तो इसका सही उत्तर होगा बाजार क्रय शक्ति को देखता है। कुछ रिक्त स्थान आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पहला है लेखक के अनुसार पैसा रिक्त स्थान है। इसके अंतर्गत बच्चों 2 विकल्प दिए हैं, तो इसके सही आपको लिखना है, इसमें आएगा पावर। बाजार दर्शन पाठ में विकल शब्द का अर्थ पागल है। बाजार में एक जादू होता है। जैनेन्द्र कुमार रिक्त स्थान उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, तो वे एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला है रिक्त स्थान वाले लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। अब कुछ सत्य असत्य कथन आपके सम्मुख है। पहला है बाजार दर्शन पाठ में जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को न्याय शास्त्र कहा है। यह बिल्कुल असत्य कथन है। उन्होंने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। निबंध में स्त्री को माया का प्रतीक बताया है, यह सत्य कथन है। कायल शब्द का अर्थ विरोधी होता है, यह असत्य कथन है। बाजार दर्शन एक यात्रा वृत्तांत है, यह असत्य है। बाजार दर्शन एक निबंध है। पाठ में अकिंचित कर का अर्थ अर्थहीन है, यह बिल्कुल सत्य कथन है। एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न है संयमी लोग कौन होते हैं? तो संयमी लोग वे होते हैं जो फिजूल सामान को बेकार समझते हैं। दूसरा प्रश्न है बाजार किन्हें आमंत्रित करता है? तो बाजार ग्राहकों को आमंत्रित करता है। तीसरा प्रश्न है बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है? इसका उत्तर होगा बाजार के जादू के प्रभाव से बचने के लिए हमें खाली मन होने पर बाजार नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी है? तो जैनेन्द्र कुमार के मित्र ने बाजार को शैतान के जाल की संज्ञा दी है। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु उदारता को कहा है। अगला और अंतिम प्रश्न है परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों परचेजिंग पावर से अभिप्राय खरीदने की शक्ति से है। कुछ पाठ के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको पटल पर दिखाई दे रहे हैं। बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर होगा बाजार दर्शन से लेखक का अभिप्राय है बाजार के दर्शन करवाना, अर्थात बाजार के बारे में बताना कि कौन कौन सी चीजें मिलती है कि वस्तुओं की बिक्री ज्यादा होती है। यह बाजार किस तरह आकर्षित करता है? लोग क्यों बाजार से ही आकर्षित होते हैं? दूसरा है उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है? तो इसका उत्तर होगा उपभोक्तावादी संस्कृति वास्तव में उपभोक्ताओं का समूह है। उपभोक्ता बाजार से सामान खरीदते हैं, यह वर्ग ही बाजार पैदा करता है। लोग अपने उपभोग की सारी वस्तुएं बाजार से खरीदकर उनका उपभोग करते हैं। बाजार का सारा कारोबार इन्हीं पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है कौन से लोग फिजूल खर्ची नहीं करते? तो जिसका उत्तर है बच्चों लेखक कहते हैं कि संयमी लोग फिजूल खर्ची नहीं करते, वे उसी वस्तु को खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। बाजार के आकर्षण में ये कभी नहीं फंसते, उन्हें अपनी जरूरत से मतलब है, ना कि बाजारूपन से। जो चाहिए वही खरीदना, नहीं तो छोड़ दिया। कुछ पाठ के साथ प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? दूसरा प्रश्न है बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तीसरा प्रश्न है बाजारूपन से तात्पर्य क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? चौथा प्रश्न है बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं दिखाया, वह देखता है
सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत है? पुनः मैं इसको पढ़ूंगी। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? तो ये जो 4 प्रश्न हैं वह आपको गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और इसके पहले बताए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ पाठ के अतिरिक्त जो प्रश्न भी आपको बताए गए हैं वह आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और उनको याद भी करना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपके परीक्षा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और टेस्ट में भी इसके प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।